स्टार्ट की थी, उसमें हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन समझाए थे और इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन बताया था। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है अराउंड 2 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। ये आता है नेम रिएक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं वो दोबारा से जो नेम रिएक्शंस हैं वो लिख कर नहीं बताऊँगी। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि क्या मेथड रहेगा जब आप इसको याद रखें। पहली चीज़ कि आपने जो चैप्टर्स हैं उनको पूरा का पूरा जो है ऑर्डर में याद करना है कि पहले हेलो अल्केन्स वगैरह आपने करना है, उसके बाद अल्कोहल पे आइएगा, देन आप एल्डिहाइड और कीटोन पे आइए और लास्ट में आप फिर अमीन्स कर लीजिए। सपोज आप एक बार मेरी क्लास कर चुके हैं तो फिर दोबारा से रिवाइंड करके आप जो है वीडियोस को देखिए, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको दोबारा देखिए। ठीक है, वो तो आपका चलता रहेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि साथ-साथ आप ये भी चीज़ें याद रखें जब आप रिवाइज़ करें, तो इस तरह से भी करना है आपको। मेन वो तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि वो मेन चीज़ है कि वहाँ आपको याद होगा। यहाँ पे तो ये चीज़ हो जाती है रट्टा लगाने की। अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैं बस इतना-इतना कर लूँ, तो जो है फिर आधी-अधूरी चीज़ होती है, इनकम्प्लीट होता है, पूरा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ आपको ये बता रही हूँ। पहली चीज़ नेम रिएक्शन कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा वो ना एक ही जगह पे सारे नेम रिएक्शन लिख लेते हैं चारों चैप्टर्स के और उनको जो है ना लिख कर देखते रहते हैं और जब पेपर आता है तो भूल जाते हैं कि कौन-सा था, कौन-सा नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बोल दिया है कि जब आप पूरा चैप्टर रिवाइज़ करें, अभी आप अपने पेस से उस चैप्टर्स को करते रहें वीडियोज़ देखनी है, दोबारा आप वीडियोज़ देखते रहें और सेकेंडली ये जो नेम रिएक्शन है ये आप चैप्टर के अकॉर्डिंग याद करें। अब जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में सपोज़ मैं 4 क्लासेस लेती हूँ। चारों क्लासेस को टोटल जो है 150 मान लीजिए 200 स्टूडेंट है। अब मैं 200 के बारे में अलग-अलग याद करूँगी कि भई इस बच्चे का नाम क्या है या इस बच्चे का नाम है, तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मुझे इतने बच्चों के नाम क्यों याद रहते हैं? क्योंकि मैंने कैटेगराइज़ किए हुए हैं। मुझे पता है ये जो है ये 11th का बच्चा है, ये 12th का बच्चा है या ये 6th का बच्चा है और ये 8th के बच्चे हैं, ये जितने भी हैं। तो उस हिसाब से मुझे ज़्यादा जल्दी याद रहता है, ठीक है? तो ऐसे ही आप अगर ऐसे ही बिना उसके याद करेंगे ना कि लगातार बस आपने रिएक्शंस लिख लिए तो आप भूलते जाएँगे। आपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है? अच्छा पहले क्या होता था नेम रिएक्शंस आते थे जो सिर्फ़ साइंटिस्ट के नेम के ऊपर होते थे। लेकिन अब कुछ 1-2 सालों से क्या हो रहा है कुछ अलग तरह के भी रिएक्शंस आ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग बताऊँगी कि इस चैप्टर में ये नेम रिएक्शन है और इनको कैसे आपने लिखना है। आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक लेनी है और एनसीईआरटी की बुक लेकर जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आपका मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जब आप इनकी दोबारा से लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपने क्या करना है बुक खोल लीजिए चाहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक खोल के देखिए जो पहले नेम रिएक्शन आता है उसको लिखिए। आप पहले खुद लिखने की कोशिश कीजिए, अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसी टाइम वो चेक हो जाएगी। तो एक बेटा होती है अलग-अलग तरीके होते हैं याद करने के। कुछ लोग कहते हैं एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, कि आपको चीज़ें याद रहती हैं देखकर। तो जब आप बुक के पेजेस को भी पलटेंगे ना तो आपको ये पता रहेगा कि ये जो कांसेप्ट है ना वो यहाँ पे लिख तो पेपर में आपको वो चीज़ें ध्यान आएँगी। ठीक है? क्योंकि हर पेज अलग होता है देखने में थोड़ा-सा बुक का, कॉपी में लिखा तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको जो है पता रहेगा कि ये चीज़ यहाँ पे थी, इसके बाद में ये पूछा गया था। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि पहले कभी भी स्ट्रक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन्स होते हैं। फिर आपकी जो बुक में जब हम पढ़ेंगे फिर प्रिपरेशन पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद यूजेस। इसी तरह से आपने इसको भी करना है। तो अगर आप हेलो अल्केन्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अभी मैं आपको बुक भी दिखा दूंगी एनसीईआरटी की कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, देन सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, उसके बाद बेटा फिंकलस्टेन एंड स्वर्ट रिएक्शन। ये जो सारे रिएक्शन है इसमें हम हेलो अल्केन या हेलो अरीन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रिपरेशन वाले रिएक्शंस हैं, शुरू के जो 5 हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है बीटा एलिमिनेशन, फिर आता है आपका वुड्स रिएक्शन, देन आपका आता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरह का होता है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन।
तो अगर पेपर में आता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखिए, दोनों में से कोई भी आप लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दें कि भाई अल्काइलेशन ही लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, या फिर वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दें कि फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आप एनिजोल की लिखिए, एनिजोल इसको बोलते हैं, तो फिर आपको इसकी लिखनी पड़ेगी। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो और पैरा जो है कंपाउंड बनेगा, ये पैरा है, पैरा मेजर अमाउंट में बनेगा। उसके बाद आता है वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन। तो ये 2 रिएक्शंस आते हैं, तो मैं कोई लिखवा नहीं रही हूँ अभी रिएक्शंस, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि पहले चैप्टर में ये सारे जो रिएक्शंस हैं वो दिए हुए हैं। अभी मैं आपको एक-एक करके सारे चैप्टर्स की जो है बुक्स भी दिखाऊँगी। उसके बाद बेटा अल्कोहल और फिनॉल में अगर आप देखें, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से रिएक्शन होता है कि हम इसमें वाटर डालें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है और एक तरफ H और एक तरफ OH आ जाता है। तो आपको अगर ये बोला गया है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। देन हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो ये सारे जो रिएक्शन है ऑलरेडी आप याद कर चुके होंगे जब आप रिवीजन करेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि इनको आपने नेम रिएक्शंस को रट्टा लगाना है। आप इनको जब रिवाइज़ करें, जब आप एक चैप्टर आपका हो जाए, तो आप वो क्वेश्चंस करके देखें कि आपको नेम रिएक्शन अभी माइंड में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप क्या करें, इन सारे नेम रिएक्शंस का नाम लिख लें एक जगह पे, और क्योंकि आपको नाम याद करना नहीं, नाम लिखकर फिर आप सामने लिखने की कोशिश कीजिए कि इसके रिएक्शंस क्या हैं। देन बेटा नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जब अल्कीन बनता है, ऐसे ही डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर। तो दोनों का रिएक्शन लिखना आ सकता है। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि 2-3 सालों में ना इस तरह के क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं। सिर्फ साइंटिस्ट के नेम के ऊपर जो रिएक्शन है वही नहीं आ रहा है। तो इस ये दोनों रिएक्शन में, वैसे ये जो 3 रिएक्शन है 1, 3 और 4, ये मैकेनिज्म में भी हैं। तो जब हम मैकेनिज्म के बारे में बताऊँगी तो मैं ये बता दूँगी आपको ओवरऑल कितने मैकेनिज्म हैं। देन आपके बाद फिर आता है कॉल्ब्स रिएक्शन। ये जो ऊपर वाले जो रिएक्शन है, ऊपर वाले जो 2 रिएक्शन है, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, और नीचे वाले जो है अल्कोहल के रिएक्शंस हैं, अल्कोहल या फिनॉल के। तो आप अगर चैप्टर वाइज करेंगे तो आपको ये पता होगा, या तो इसमें सपोज आप अल्कोहल का पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा ये अल्कोहल चैप्टर का है, या तो इसमें अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे होंगे या अल्कोहल का कोई रिएक्शन होगा। तो उससे आपकी कंफ्यूजन भी कम होगी। देन कॉल्ब्स रिएक्शन, ये कॉल्ब्स है, ई भी है आगे। रिमर टिमर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस एंड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन जब हम अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करते हैं। तो ये सारे रिएक्शन अल्कोहल और फिनॉल्स में है। ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन के देख लेते हैं कौन-कौन से नेम रिएक्शन है। पहला है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ये मैंने इसलिए लिखे हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वही सेम बात कि बच्चे ये छोड़ देते हैं। मान लो पेपर में उनको सब याद है, उनको ये स्टीफन रिएक्शन क्या है, इटार्ड रिएक्शन क्या है, सब याद है, पर वो मान लो ओजोनोलिसिस आ गया, राइट शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट में आपको सिर्फ एक रिएक्शन लिखना है, या तो जर्नल या कोई स्पेसिफिक रिएक्शन लिखना है। मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि सपोज मुझे ओजोनोलिसिस करनी है, ये मैंने दे दिया प्रोपीन की, तो मैं इसकी शो करके दिखाऊँगी क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये वाला रिएक्टेंट लेना है। तो बच्चे क्या करते हैं, नाम वाले सब याद हो गए, ये भूल गए। तो ये ओज़ोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स, रोज़नमंड रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन-कॉच रिएक्शन, ये सारे जो रिएक्शन है इसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। देन बेटा आता है क्लेमेंसन रिडक्शन, सॉरी इसमें भी हाँ, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल एंड कैनिजरो। मैंने आपको पहले भी बोला था ये जो एल्डोल और कैनिजरो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब में वी आर डूइंग रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मैं आपको एक बार बुक भी दिखा दूंगी कि मैंने ऑर्डर में ही लिखे हैं ये चीजें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें 2 ही रिएक्शंस है, 3 रिएक्शंस है जो आपको याद करने हैं।
एक आता है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको इससे हमें ये जो CO2 है ये निकल जाए, हाइड्रोकार्बन बन जाए। एक ये रिएक्शन था, देन था कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, देन आपका आता है HVZ रिएक्शन या HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आया हुआ है। पिछले 1-2 सालों में तो लगातार आ रहा है ये वाला रिएक्शन, है ना? केनिज़रो, एल्डोल और ये वाला। देन बेटा अमीन्स में आप खुद सोचिए इतने है ही नहीं रिएक्शन। अब मोनोलिसिस दिया हुआ है अल्काइल हैलाइड की, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, जो कि मैंने आपको बताया था इसमें एक रीज़निंग भी आती है। हॉफमैन ब्रोमोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है और कार्बाइलअमीन है। अब आप खुद सोचिए जैसे-जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो वैसे-वैसे आप देखिए नेम रिएक्शन क्या होते जा रहे हैं, कम ही तो होते जा रहे हैं। तो आप जैसे हेलो अल्केन आप पूरा प्रॉपर अपने तरीके से करें। उसके बाद ये नेम रिएक्शन अभी जैसे आप ये लिख लें एक जगह पे। जब आप पूरा चैप्टर कर लें तो ये रिवीजन के टाइम में आप ये देखने के लिए कि आपने जब पूरा चैप्टर किया है तो कोई आपसे सब चीज़ें आपको याद हो गई हैं या नहीं, ये नाम लिख लें खाली और उसके सामने आप अपने आप को जो कहते हैं ना अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करें, टेस्ट लें अपना ही। ये नेम रिएक्शन लिख लें सब एक चैप्टर के पूरे और उसके आगे आप लिखने लगें कि आपको याद है या नहीं है और ऑर्डर में करें। ये सबको चीज़ समझ में आई कि क्या करने के लिए मैं कह रही हूँ? यस मैम। ठीक है बेटा, अगर मान लो आप पूरा चैप्टर कर रहे हैं, जैसे चैप्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें रीजनिंग भी आपकी कवर होगी। अगर आप सिर्फ नेम रिएक्शन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो भई मैं नेम नेम रिएक्शन याद कर लेता हूँ 2 मार्क्स के, तो बेटा बीच में मान लो किसी में रीजनिंग है कोई, तो फिर वो आप भूल जाएँगे हमेशा। तो इसलिए पूरे चैप्टर को एक साथ करना है। ठीक है? और ये जो है ये आपने जब आपका पूरा चैप्टर हो जाता है, मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन तो आपको करवा दिया प्रॉपर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आपको करा दिया, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा नेम रिएक्शन के लिए? जैसे आपका सपोज़ एक चैप्टर हो चुका है, तो आप उस चैप्टर के जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, चाहे उनके ये लिख लें, इनके हेडिंग्स लिख लें और फिर आप उसका आंसर लिखें और मैच करें कि भई आपसे लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा रिएक्शन। अब मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। किसी को जो मैंने अभी तक बताया उसमें डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए नेम रिएक्शन में। अब सपोज़ बेटा जैसे ये आपकी बुक है, मैंने हमेशा बोला है कि आपने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। थोड़ा-सा ये होता है कि एक हर अलग-अलग तरह की मेमोरी रिटेंशन होती है, एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी होती है, उसके अंदर क्या होता है जो चीज़ आप देखते हैं वो थोड़ा ध्यान हो जाती है। तो जब आप मैंने आपको बोला है पहले भी, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर में तो ये आपका स्ट्रक्चर आया, ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आया, यहीं पे ये देखिए प्रिपरेशन में फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी अल्केन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करें इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या इसके साथ हैलोजन के साथ करें तो जितने भी आइसोमर्स होते हैं वो बनते हैं सब्स्टिट्यूटेड। मोनो भी बनते हैं, पॉली हेलो भी बनते हैं। मोनो का मतलब होता है एक क्लोरीन आ जाना, ठीक है? तो डाई भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेपर में मेंशन होता है कि फ्री रेडिकल मोनोक्लोरीनेशन करो। अगर आप इसको सिर्फ नेम रिएक्शन की फॉर्म में याद करेंगे, तो मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या हो जाओगे आप? कन्फ्यूज़ हो जाओगे, भूल जाओगे। तो आपने चैप्टर पूरा याद करना है अच्छे से। नेम रिएक्शंस जो हैं, जब आपका पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाए, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है? अब आप चाहे बुक खोलें हमेशा। अब देखिए ये सैंडमेयर है, साथ में मैंने गेटरमैन भी लिख दिया, तो आप दोनों कर लीजिएगा। देन इसी के अंदर बेटा आप देखिए, ये फिंकलस्टेन रिएक्शन आता है, ये स्वर्ट रिएक्शन आता है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, जो फिंकलस्टेन रिएक्शन होता है बेटा ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होता है। ये रीजनिंग में बताना भूल गई थी कि जो फिंकलस्टेन रिएक्शन है वो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में क्यों होता है? बेटा ऐसा इसलिए होता है कि असल में ये जो रिएक्शन होता है ना ये इक्विलिब्रियम वाला होता है।
तो जब हम ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो ये जो आपका NaX मतलब NaCl या NaBr जो बनता है ना, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है रिएक्शन मिक्सचर से, मतलब वो बाहर निकल आता है। तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, घट जाती है प्रेसिपिटेट होने की वजह से। और जब इसकी कंसंट्रेशन घटेगी तो ली चैटरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ये कहता है कि इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करने के लिए कोई काम करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस काम को नल करने के लिए, मतलब जो मैंने काम किया है उसके असर को कम करने के लिए ऑपोजिट काम करता है। मतलब अगर मैं किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां उसकी कंसंट्रेशन घटे। तो ऐसे ही अब आप खुद सोचिए, जब हमने ड्राई एसीटोन लिया तो इसमें ये प्रेसिपिटेट हो गया NaCl और NaBr, तो जिसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन मिक्सचर में घट गई। ये प्रेसिपिटेट हो गया, बाहर निकल गया, रिएक्शन मिक्सचर तो लिक्विड फॉर्म में है। तो वो जब ये प्रेसिपिटेट हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन घट गई, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, जहां इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मैं बताना भूल गई थी, ये यहाँ पे प्रॉपर ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये, तो ये जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा आता है स्वर्ट रिएक्शन। अब आप ये देखिए, ये कितने सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं, ठीक है। ऑर्डर से ही याद करना है, ऐसे रेंडमली याद नहीं करना है, वो तो फिर रटने वाली बात हो जाएगी। अब मैं आगे आपको दिखा देती हूँ। बीटा एलिमिनेशन, उससे अगला मैंने बीटा एलिमिनेशन बताया था, 1 मिनट रुकिएगा। क्योंकि कई बच्चे ये कहते हैं कि बीटा एलिमिनेशन कहाँ था, हमें नहीं पता लगा, ये रहा। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, सपोज आप बेटा अल्कोहल ले रहे हैं, देखिए ये रिएक्शन सिंपल सा लिखना है, उसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करें। अगर एक्वस के साथ करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मैं अल्कोहलिक ले रही हूँ तो इससे क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल की ना, ठीक है। तो ये जो है अल्कोहलिक हम KOH लेंगे। तो मैंने वैसे भी आपको बताया कि ये जो ऑर्गेनिक में अगर आप साइड प्रोडक्ट लिखना भूल जाते हैं या आपको मान लो याद नहीं है साइड प्रोडक्ट, मेन याद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है। अब कोई बच्चा कह रहा था कि कहाँ है बीटा एलिमिनेशन, तो बेटा ये रहा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर आप आगे चलें, देखिए ये वुड्स रिएक्शन दिया हुआ है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है ये। तो इसमें अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और डबल बनता है, मीन अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं आपको, 1 मिनट, RX प्लस Na प्लस एक बार और R लिख दूं, तो ये क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा और ये RR बन जाएगा, प्लस साथ में 2NaX बनेगा। अब आप इस रिएक्शन को अगर सिर्फ वुड्स रिएक्शन समझ के याद करें तो बेटा आप भूल जाएंगे, नेम रिएक्शन ही तो आपने याद किया होगा मेमोरी में अपनी में, लेकिन इसको पूरे चैप्टर की फॉर्म में पहले अगर आपने पढ़ लिया होगा तो ये बेटा आइडेंटिफिकेशन में भी यूज हो सकता है। ये क्वेश्चन आपने क्वेश्चंस कई करे भी हैं आइडेंटिफिकेशन वाले, करें या नहीं करें, यस मैम। ठीक है। अब आप मेरी अगर बात से एग्री नहीं करते कि कई बच्चे हों कि नहीं हम तो ना नेम रिएक्शन अलग से ही याद करते हैं, तो बेटा मेहनत भी आप डबल करते हो और जो है कंसेप्ट भी कई बार भूल जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके मार्क्स फुल आ सकते हैं, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है कि आप कहें कि मेरा पेपर छूट गया, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। तो लेकिन ऑर्डर में तरीके से याद करना, रट्टा लगाने में थोड़े दिन के लिए याद रहेगा, फिर क्या करोगे थोड़े दिन बाद, जब मान लो आपने अभी नेम रिएक्शन रट लिए और सपोज 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप नहीं पढ़ा, आपने कोई और चैप्टर कर रहे थे, तो दोबारा से जब आएँगे तो फिर दोबारा रटना पड़ेगा, मतलब मेहनत जो है वो आपकी खराब हो जाएगी, वेस्ट हो गई। तो अगर आप पूरा चैप्टर वाइज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और बाद में उसकी चैप्टर खत्म होने के बाद में जितने भी नेम रिएक्शन है उनकी प्रैक्टिस कर लो और लिख-लिख कर देखो। मैं 2 चीज़ों को लिखने पे ज़ोर देती हूँ, एक नेम रिएक्शंस को प्रैक्टिस करते टाइम और दूसरा बेटा मैकेनिज़्म को। मैकेनिज़्म की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करें आप, ठीक है? वुड्स रिएक्शन के बाद अगर आप देखें
मैंने कौन सा रिएक्शन बताया था? मैंने बताया था फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये आपको देखिए यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दिया हुआ है। ये अल्काइलेशन दिया हुआ है, ये असाइलेशन दिया हुआ है। अब इसमें एक क्लोरोबेंजीन का दिया हुआ है। मान लो मैं यहाँ पे टोलुइन दे देती, इसका देती, तो ये भी ऑर्थो पैरा टोलिन जो है, हाँ, ये टोलिन है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मान लीजिए मैं एनिजोल का दे देती, तो आप एनिजोल का लिखते, इसमें भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड बनता। अच्छा, मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, मुझे ये ध्यान आ गया कि ऐसे कौन से 2 कंपाउंड है जो फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देते हैं? मैं लिख भी अमीन रही हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और एनिलीन। एनिलीन, अमीन नहीं बोलना बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, ये दोनों नहीं देते हैं। ये याद रखना है मुझे, क्योंकि ध्यान आई ये चीज, तो मैंने कहा कि ये जब भी आप कर रहे हो ना फ्रिडल क्राफ्ट, जब मान लो पहला चैप्टर कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ये बात रहनी चाहिए कि ये दोनों नहीं देते हैं। क्योंकि पहले हमें क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट यहाँ पे आता है, देखिए वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? सिर्फ एलिफेटिक हैलाइड होता है। यहाँ पे देखिए एरोमेटिक प्लस एलिफेटिक, और फिटिक में दोनों ही ये होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो कितने सिंपल से रिएक्शंस हैं, लिखने ऐसा लगता है जब मैंने उसको लिखा था पेज पे, एक पे सबके नाम लिखे थे कि इतने सारे हैं। तो अगर आप ऑर्डर वाइज याद करेंगे तो आपको सारी चीजें पता रहेंगी कि प्रिपरेशन में ये रिएक्शन है, उसमें ये रिएक्शन है, ठीक है? अगर आपको मेरी बात से आप एग्री ना करें तो आप अपने मेथड से कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको लगता है। लेकिन मैं वो जो मेथड बता रही हूँ, जो मैंने देखा है कि सब बच्चों पे उतना ही जो है एप्लीकेबल है। रटने वाला काम कोई भी बता सकता है कि ऐसे रट लीजिए, तो थोड़ा टाइम के लिए अगर आप जिस हिसाब से ऑर्गेनिक में करा रही हूँ, अगर आप उस हिसाब से करेंगे तो आपको बाद में फ्यूचर में भी फायदा होगा कि आपको लगेगा कि आपको आपने सिर्फ रट्टा नहीं लगाया, आपको कुछ आता है ऑर्गेनिक में। अच्छा, इसके अंदर ये वाला तो मैंने बताया था इस साल है नहीं, पर ये क्वेश्चन जो है ना वो ज़रूर कर लीजिएगा क्लोरोफॉर्म का। नहीं भी मान लो आएगा पेपर में, फिर भी मैं कहती हूँ कि कर लेना, कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ना उसको हमेशा क्लोज और डार्क कलर की बॉटल में स्टोर किया जाता है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में वो पॉइजनस गैस बना लेता है, फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म जो है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट फॉर्म पॉइजनस गैस फॉस्जीन। ये बस आप याद रख लीजिएगा, बाकी तो ये नहीं आएगा। तो किसी बच्चे को इसमें ये वाले चैप्टर में दिक्कत, इन चैप्टर की जब रीजनिंग होगी तो मैं दोबारा से रीजनिंग बताऊंगी, ठीक है? मैं रीजनिंग को एक्सप्लेन कर दूंगी, जो जो आती है, मेन आती है। लेकिन पढ़ने का तरीका मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि चैप्टर वाइज कोई चीज नहीं छोड़नी है। अगर आपको दिक्कत है तो दोबारा से आप वीडियोस को अच्छे से रिवाइंड करके देख लीजिए। बाकी मैं रीजनिंग जो है वो दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये वाला जो क्वेश्चंस है ये आते हैं क्वेश्चंस। ये सिर्फ मैं क्वेश्चन बताने के लिए आपको जो है बता रही हूँ। देन बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं हम एक और, इससे अगले चैप्टर का। अब देखिए अल्कोहल फिनॉल्स में भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, आयोपेक नेम हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। ये 1 मिनट। हुँ। अब आप खुद सोचिए, पहले स्ट्रक्चर था, फिर ये प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में पहला ही रिएक्शन एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो अगर आप इसको अलग से याद करेंगे चैप्टर के, तो आपको दोबारा देखना पड़ेगा इसमें क्या था। लेकिन आपने चैप्टर याद करने के बाद में जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। मैंने सारे नेम लिख दिए हैं कि इस चैप्टर में ये नेम रिएक्शंस हैं। देन बेटा ये हाइड्रो बोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। देखिए कभी भी अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको जो चैप्टर हेलो अल्केन्स है ना, वो थोड़ा लेंथी लगेगा, पर जब आप एक बार कर लेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा सिंपल है। क्योंकि इन्हीं 2 चैप्टर में, फर्स्ट 2 चैप्टर में बड़ी सारी चीजें हैं, कंसेप्ट्स भी हैं,
बाद में जाते-जाते ना चीज़ें सिंपल होती जाती हैं। अब इसमें ये नेम रिएक्शन हो गया, एक मैंने बता दिया, अब इससे आगे चलते हैं। अब बेटा इसमें कुछ खास नेम रिएक्शन है नहीं, अभी रुक जाइएगा। एक ये एस्टेरिफिकेशन वाला, ये देखिए ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म इथीन, ये अल्कीन बना रहा है यहाँ पे ना, अलग-अलग टेम्परेचर होता है। ऐसे ही अगर आप ये देखें, कॉपर एट 573 केल्विन पे हाइड्रोजिनेशन होती है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की। अगर 3 डिग्री को अल्कोहल को हीट करते हैं तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। ऊपर वाले में डिहाइड्रोजिनेशन होती है, नीचे वाले में डिहाइड्रेशन होती है, ये हमने कर लिया था। आप ये दोबारा जब चैप्टर करेंगे तो आपको दोबारा समझ आ जाएगा। इसके बाद बेटा जो नेम रिएक्शंस आते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के आते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कॉल्ब्स रिएक्शन आता है, ये आप देखिए। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, कॉल्ब्स रिएक्शन अलग है। ये देखिए ये कॉल्ब्स रिएक्शन है। ये कॉल्ब्स रिएक्शन है। इसके अंदर हम फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बना रहे हैं। ये कन्वर्जन में भी आता है। देन राइमर टाइमर रिएक्शन, ये उसके बाद बेटा ये देखिए यहाँ पे आगे ईथर जब बन रहा है तो इसमें भी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो रही है। देखिए दोनों मेथड लिखे हुए हैं। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से अल्कीन भी बन सकता है, ईथर भी बन सकता है, बस टेम्परेचर अलग-अलग यूज करते हैं। ऊपर वाले में कार्बोकटायन बनता है इंटरमीडिएट, नीचे वाले में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। विलियमसन सिंथेसिस, अब विलियमसन सिंथेसिस को अगर आप सिर्फ नेम रिएक्शन की फॉर्म में याद कर लें, तो बेटा इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जिस बच्चे ने ये चैप्टर किया होगा उसको पता होगा कि एक कंडीशन लिमिटेशन है इसकी, कि इसके अंदर ये जो होना चाहिए ना अल्काइल हैलाइड, इट शुड बी प्राइमरी, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है इसका। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ग्रुप होना चाहिए। अगर ये प्राइमरी होगा तभी ये रिएक्शन होगा, अगर ये प्राइमरी नहीं होगा, ये देखिए ये टर्शरी है, तो एलिमिनेशन हो जाएगी। तो इसको हमने डिस्कस किया था पूरा चैप्टर कराते टाइम। तो अगर आप सिर्फ नेम रिएक्शन की फॉर्म में याद करेंगे, कल को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप भूल जाएँगे, कि क्या था, इसकी लिमिटेशन क्या थी? और अलग-अलग फिर याद रखना पड़ेगा, तो वो मेहनत भी आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो बेटा ये इसमें थे क्वेश्चंस। तो ऐसे ही इससे अगले चैप्टर में भी है, उससे नेक्स्ट चैप्टर में तो वैसे भी 4 हैं कि 3 है। अब आप मुझे बताइए कोई और प्रॉब्लम?